So, guys, welcome back to my channel, Bonushree Educative Classes. It's me, Bonushree, and if you're new to my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon to receive the notification at the earliest. सो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 इकोनॉमी डेवलपमेंट का चैप्टर 1 दैट इज़ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस करेंगे। गाइस, मैं इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें 8 टॉपिक्स कवर करना है, सो हैव अ लुक ओवर इट। So the first topic is the features of Indian economy on the eve of independence. Second is the features of the agricultural sector on the eve of independence. Third, industrial sector on eve of independence. Fourth is the foreign trade under the British rule. Fifth, demographic profile during the British rule. Sixth, occupational structure on the eve of independence. Seventh, the infrastructure on the eve of independence. And the last topic that we have to cover is the positive impact of British rule in India. So guys, आज के वीडियो में जनरली मैं फर्स्ट के 4 टॉपिक को कवर करूंगी. So have a look over it. So guys, let's move to our first topic, that is the features of Indian economy on the eve of independence. So the first feature is the stagnant economy. So on the eve of independence, Indian economy was completely a stagnant economy. A stagnant economy is the one which shows little or no growth in income. स्टैग्नेंट इकोनॉमी गाइस यानी जब कोई भी कंट्री में किसी भी प्रकार का ग्रोथ या डेवलपमेंट ना हो, वो एकदम स्टैग्नेंट रहे, उसमें किसी भी प्रकार का हलचल ना हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एकदम एक ही जगह में कांस्टेंट रहे, ओनली 0%. ओके, तो उस टाइम इंडियन इकोनॉमी ऐसे ही था. बिटवीन 1860 टू 1945 जो ग्रोथ रेट था पर कैपिटल इनकम, इट वाज just 0.5% per annum, and between 1925 to 1950 it was just 0.1% per annum. So can you guys believe? तो उस टाइम में जो था, जो बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन था, दे वेयर इन पॉवर्टी. इस बैकवर्डनेस के कारण जो आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी में थे, पॉवर्टी में थे, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था इट वाज वेरी लो. Epidemics and starvations were the recurring phenomena. So the second feature is the agricultural backwardness. Around 72% of the country's working population was engaged in agriculture, but जो contribution था GDP पे it was just 50%. उस टाइम प्रोडक्शन तो कर रहे थे और बहुत आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज था, बट जो उसका आउटकम था इट वाज जस्ट 50%. और जो प्रोडक्टिविटी था इट वाज एक्सट्रीमली लो. प्रोडक्टिविटी मींस पर हेक्टेयर आउटपुट, वो भी बहुत ज़्यादा कम था. और उस टाइम में जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया जाता था इट वाज यूजली फॉर सब्सिस्टेंस. उन लोग अपने सर्वाइवल के लिए ही प्रोडक्शन करते थे, नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस. ऑलराइट, द थर्ड feature is the industrial backwardness. There was a virtual lack of basic and heavy industry. उस टाइम हमारे कंट्री में बेसिक इंडस्ट्रीज का भी बहुत कमी था. बेसिक इंडस्ट्री यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उस टाइम में इन सब का लैक था. और जो प्रोडक्शन थ्रू मशीन्स जो था वो भी बहुत कम थे. जनरली इंडियन पीपल हाथ से ही प्रोडक्शन उस टाइम में किया करते थे. मशीन का बहुत ही कम यूज़ होता था. स्मॉल एंड स्कॉटेज इंडस्ट्रीज वेर ऑलमोस्ट ruined. उस टाइम में ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज थे, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कर दिया था. और जो इंडियन इंडस्ट्री था, रॉ मटेरियल्स के लिए उन्हें इम्पोर्ट्स पे डिपेंड होना पड़ता था, वो भी ब्रिटिशर्स से. द फोर्थ फीचर इज द हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट. जैसे कि मैंने बताया, उस टाइम में इंडिया इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट था, वो खुद से कुछ भी प्रोड्यूस करने के हाल में नहीं था. रिसोर्सेज तो थे, बट टू यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे, जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसकी कमी थी. जो मशीनरी और अदर इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन में लगते थे और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे, इन्हें वो इम्पोर्ट करते थे. यहाँ तक कि जो बेसिक
कंज्यूमर गुड्स थे लाइक सीविंग मशीन्स, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाईसाइकिल, ये भी उन लोग इम्पोर्ट करते थे। द लास्ट थिंग इज द कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी उस टाइम में, जैसे कि पता है, इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे और उन लोग ने पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर दिया था गाइस, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन इकोनॉमी। अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को र्यून कर दिया था। British government curbed the domestic industries by imposing heavy taxes. इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे हेवी टैक्सेस लगा दिए गए और उन्हें इंडियंस को फोर्स किया गया कि उन लोग इंडियन प्रोडक्ट्स ना खरीदे, उसके वजह उन लोग मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो कि ब्रिटेन से मंगाए जाते थे उसे खरीदे। और जो इंडियन इकोनॉमी को उन लोग एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज़ करते थे। उन लोग तो उनसे बहुत कम रेट पे रॉ मटेरियल्स ले लेते थे और ब्रिटेन में उन लोग उसको मैन्युफैक्चर करते थे और उस प्रोडक्ट्स को इंडिया में हाई प्राइसेस में सेल करते थे। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटेन उस टाइम हम पे ज़ुल्म करता था और उनके एक्टिविटीज़ के कारण कैसे हमारे इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट पड़ा। कैसे उसमें किसी भी प्रकार का ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं था, इट वाज़ स्टैग्नेंट, कांस्टेंट था। So let's move to our second topic, that is the agricultural sector on the eve of independence. So the first feature is the low production and productivity. जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि उस टाइम में आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज था, पर जो प्रोडक्शन लेवल था इट वाज वेरी लो, प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम था और उन लोग जनरली प्रोडक्शन फॉर सब्सिस्टेंस करते थे, नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस। Second feature is the dominance of subsistence strategies. Subsistence farming is a form of farming in which crops are produced to provide for the basic needs of the family. तो उस टाइम में फार्मिंग मोस्टली वाज टेकन एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। पहले भी बता दिया था कि मैंने बताया कि सब्सिस्टेंस के लिए ही उन लोग क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस। और क्योंकि उसमें से बहुत कम ही सरप्लस निकल के आता था और वो उसे सेल कर देते थे मार्केट में जस्ट टू मीट देयर ओन बेसिक नीड्स। इसी कारण से उस टाइम में भी पीपल पॉवर्टी में थे। थर्ड इज द स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। उस टाइम में जो लैंड होल्डिंग्स था दे वर जनरली वेरी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। एक जगह पे नहीं था, एक लैंड इनका इधर पे है तो एक लैंड कहीं और। इससे क्या होता था, प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी और जो प्रोडक्शन भी होता था इट यूज टू प्रोवाइड ओनली लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। उसके पीछे जितना भी रॉ मटेरियल्स, मशीन्स वगैरह चाहिए, दे वेर वेरी कॉस्टली, पर जो प्रोडक्शन, उसका आउटकम जो निकल के आता था इट वॉज वेरी लो। फोर्थ इज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल यानी जमींदारी सिस्टम। जैसे जमींदार्स को अपॉइंट किया जाता था एट डिफरेंट विलेजेस कि उन लोग पीजेंट से टैक्सेस ले, रेवेन्यू ले, और उन लोग हाईली एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को क्योंकि प्रोडक्शन लेवल तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, पर उनसे हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस मांगे जाते थे। इससे क्या होता था, जो लैंडलेस लेबरर्स है उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता था और जो फार्मर्स हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता था इतना हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पे करने में। लास्ट फीचर इज द फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। गाइस जनरली जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम में इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया करते थे कि वो कमर्शियल क्रॉप दैट इज इंडिगो को उगाए इन प्लेस ऑफ सब्सिस्टेंट क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। इंडिगो क्यों? बिकॉज इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि इंडिगो एक ऐसा क्रॉप है जिसे उगाने के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो पूरी तरीके से चली जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का फर्टिलिटी या ह्यूमस नहीं बचता है। जिससे क्या होता है कि आप अगर 5-6 साल बाद भी कोई क्रॉप उसमें उगाए तो इट विल नॉट ग्रो इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि वो सॉइल को अनफर्टाइल बना देता है। और जो फार्मर्स थे वो उस कारण से उन लोग अभी अपने सब्सिस्टेंस के लिए क्रॉप नहीं उगा पाते थे, फोर्सफुली उन्हें इंडिगो उगाना पड़ता था, जिस कारण से उन्हें अपने कंजप्शंस के लिए ग्रेन्स मार्केट से एट हाई प्राइसेस में खरीदना पड़ता था। तो आप देख सकते हैं कि हर हर तरफ से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी का अपने एक्टिविटीज से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कर दिया था, उनको पूरी तरीके से रियून कर दिया था।
जिससे क्या था, कोई भी ग्रोथ और डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी में नहीं था. So let's move to our third topic, that is the industrial sector on the eve of independence. First feature is the discriminatory tariff policy of the state. उस टाइम में जो टैरिफ पॉलिसी था इट वाज क्वाइट डिस्क्रिमिनेटेड, जो कि ब्रिटिशर्स से निकाला गया था. वो क्या था? फर्स्ट इज टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया. मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स मंगाते थे बट एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें किसी भी प्रकार का ड्यूटी नहीं लगाते थे. एंड सेकेंड, टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया. जो ब्रिटिशर्स का जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं. इससे क्या हो रहा था, वो अपना मार्केट बस बढ़ाना चाहते थे. वो चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट सेल हो और जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए जाते हैं उसको उन लोग डिस्ट्रॉय कर दे. उन लोग का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इंडिया का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रियून कर दे. वो जस्ट अपना मार्केट बनाना चाह रहे थे. सेकेंड इज द डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट. प्रायर टू द ब्रिटिश रूल जो नवाब, राजा, प्रिंसेस, एम्परर्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में रूल कर रहे थे, उन लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू पैट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट्स बिकॉज ऑफ विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन. जो नवाब और राजा थे उस टाइम में, उन लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को पैट्रोनाइज करते थे. इससे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उन्होंने इंटरनेशनल रेपुटेशन को जीत लिया था. बट ब्रिटिशर्स इनको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रिंसली कोड को एंड कर लिया और वो सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लेकर आ गए. इससे क्या हुआ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्टेड डिकेइंग. Number third is the competition from machine-made products. Machine-made products from Britain were low-cost products and give a stiff competition to the handicraft products in India. इसका क्या मतलब है कि ब्रिटिशर जो थे वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते थे, मशीन से प्रोडक्ट्स बनाते थे और उसे कम दाम में बेचा करते थे. पर जो इंडियन थे उन लोग मशीन्स तो अवेलेबल नहीं थे, तो उन लोग हाथ के सहारे प्रोडक्ट्स बनाया करते थे. तो ऑब्वियसली उसका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा ही होगा, पर ब्रिटिशर्स अपना प्रोडक्ट्स को कम दाम में बेचते थे और बल्क में इसे प्रोड्यूस करते थे. इससे जो था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो मार्केट था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था. फोर्थ इज द न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड. ब्रिटिश कल्चर के आने के साथ साथ एक न्यू क्लास इमर्ज हो गई इंडिया में. दे ऑल्सो बिगेन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल. उन्हें भी उनका वेस्टर्न लाइफस्टाइल पसंद आने लगा. उसी प्रकार से उस टाइम का जो डिमांड का पैटर्न था दैट चेंज अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट. अब सब लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के फेवर में आ गए. फिफ्थ इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया. रेलवेज जो कि फर्स्ट टाइम कहाँ से रन हुए थे, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853. तो रेलवेज जनरली इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि ब्रिटिशर जो है वो अपना मार्केट को इन्हांस कर सके, उसे बढ़ा सके और अपना प्रोडक्ट्स बेच सके. ठीक है. So let's move to our next topic and the last topic of this video, that is the foreign trade under the British rule. First is the net exporter of primary products and importer of finished goods. Owing to the colonial exploitation of the Indian economy, India became the net exporter of raw materials and primary products like raw silk, cotton, wool, jute, indigo and sugar. उस टाइम में क्या था, इंडिया एक्टेड एज अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स. इंडिया रॉ मटेरियल्स भेजा करते थे लाइक सिल्क, कॉटन, वूल वगैरह टू ब्रिटेन. ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो बिकेम द नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री. और इंडिया इम्पोर्ट करते थे फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्री. ओके. जनरली वो क्या 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 था, कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स, सेवरल टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स जो वो इम्पोर्ट करते थे फ्रॉम ब्रिटेन. Second is the monopoly control of India's foreign trade. During the British rule, export and import of the country came under the monopoly country control of the British government. इससे क्या हुआ, जो 50% इंडियाज का फॉरेन ट्रेड था वो कौन कंट्रोल करता था, ब्रिटेन. While exports of the primary products from India supplied import to the British industries and imports of finished goods from Britain provided a huge market to the British industry. उन लोग बहुत हाई अमाउंट में रॉ मटेरियल्स लेते थे हमारे कंट्री से और फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे और उन्हें बाहर अब्रॉड में हाई प्राइसेस में बेचते थे. इससे क्या होता था, उन्हें मुनाफा होता था, फायदा होता था. द लास्ट थिंग इज द सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू द ब्रिटिशर्स. जो भी इतना हाई अमाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था उस टाइम में,
जो भी सरप्लस निकल के आता था वो ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। To meet the administrative expenses of the British government and the expenses of the wars fought by the British government. उन लोग एक भी सरप्लस का कुछ भी अमाउंट उन लोग इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे। इन प्लेस ऑफ दैट वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते थे और उसे बढ़ाते थे। वो लोग उससे अपना सारे एडमिनिस्ट्रेटिव का जितना भी खर्चा उठता था वो उससे मिटाते थे, और जितना भी वॉर वगैरह में खर्चा लगता था वो सरप्लस से ही उन लोग यूज़ करते थे। पर इंडिया को किसी भी प्रकार का ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो सरप्लस को वो यूज़ नहीं करते थे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स उस टाइम में इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट कर दिए थे, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड कर दिए थे, और अपने ही कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ा रहे थे। और इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स है, बाकी 4 टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो एज अ पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगी। सो स्टे ट्यून गाइस, एंड if you like my video and if it was understandable and helpful for you all, please hit the like button, do share my video, and please let me know in my comment box, and please subscribe my channel. अगर आप लोग ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम आईडी में नहीं फॉलो किया, प्लीज़ टू फॉलो इन माई इंस्टाग्राम आईडी फॉर मोर अपडेट्स, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। और अगर आपको इस पीडीएफ का भी लिंक चाहिए, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी गाइस। और गाइस अगर आपको किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स, मैं ज़रूर उस पर भी बनाऊँगी। एंड this is uh, this is all for the video today, and I'm gonna upload the part 2 very soon. So stay tuned guys, and thank you for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.